हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब स्टडी पे। आज हम 5वां पार्ट बताने वाले हैं आपको भारतीय इतिहास का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद या उग्रसेन थे। ओके। अगला प्रश्न है आपका, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसके शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो घनानंद के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राक्षस कौन था? राक्षस कौन था? नंद साम्राज्य का महान सेनापति जो था वो राक्षस था। अगला प्रश्न, अंतिम नंद राजा को किसने पराजित किया था? अंतिम नंद राजा को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद राजा को पराजित किया था। तो अगला प्रश्न, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 321 ईसा पूर्व में बैठा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त के लिए वृषल उपनाम किस ग्रंथ में है? तो मुद्रा राक्षस में इसका वृषल उपनाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त के लिए वृषल उपनाम किस ग्रंथ में है? मुद्रा राक्षस में। अगला प्रश्न, किसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने राजा घनानंद को हराया था? तो विष्णुगुप्त की सहायता से घनानंद को हराया था। किसने? चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, विष्णुगुप्त का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त का दूसरा नाम कौटिल्य या चाणक्य था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार किस अधिकारी को कर वसूलने का राज्य कार्य सौंपा गया था? तो इसका उत्तर है समाहर्ता को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? या चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो भी चाणक्य ही था। अगला प्रश्न देखते हैं, चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, चाणक्य ने कितने मौर्य राजाओं के शासन का संचालन किया था? तो 3 राजाओं के शासन का संचालन किया था। पहला चंद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में किसे राजदूत के रूप में भेजा था? मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। किसको भेजा था दोस्तों? मेगस्थनीज को। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलन की शादी किससे करवाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य से हेलन की शादी हुई थी। सेल्यूकस की बेटी हेलन थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत रहा? तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत रहा। अगला प्रश्न है आपका,
मैगस्थनीज द्वारा भारत के विषय में निम्नलिखित पुस्तक का नाम क्या है? मैगस्थनीज द्वारा भारत के विषय में लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंचाई हेतु सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण कराया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम सुदर्शन झील था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त जैन धर्म स्वीकार कर जैन भिक्षुओं के साथ मैसूर चला गया था। चंद्रगुप्त जैन धर्म स्वीकार कर किस जैन भिक्षुओं के साथ मैसूर चला गया था? भद्रबाहु के साथ में चंद्रगुप्त जैन धर्म को स्वीकार करने के बाद मैसूर वापस चला गया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिंदुसार कब मगध की राजगद्दी पर बैठा था? तो बिंदुसार कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिंदुसार कौन सी उपाधि धारण कर मगध सिंहासन पर बैठा था? तो अमित्र घात, मित्र के साथ घात करके वह सिंहासन पे बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो डायमेकस था। अगला प्रश्न है अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 273 ईसा पूर्व में बैठा था, परंतु राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है आपका, अशोक ने सिंहासन रूढ़ होने के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कौन सी धारण की थी? देवा नाम प्रियदर्शिनी, देवा नाम प्रियदर्शिनी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा युद्ध अशोक के एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है? कौन सा? कलिंग का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के जो अभिलेख थे वो खरोष्टी लिपि तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन से जुड़ के आगे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को। अशोक के बारे में यहाँ पे भी बात की गई थी और अशोक के बारे में यहाँ पे भी बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी अशोक से रिलेटेड है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। काफ़ी डीपली बताया जा रहा है, अच्छे से समझिए आप सभी लोग। मौर्य साम्राज्य में सबसे महान सम्राट किसे कहा जाता है? मौर्य साम्राज्य में सबसे महान सम्राट किसे कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर में अशोक ने किस नगर को बसाया था? कश्मीर में अशोक ने कौन से नगर को बसाया था? तो श्रीनगर को बसाया था कश्मीर में अशोक ने। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को राजधर्म बना दिया था? तो बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया था किसने? अशोक ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु तो अपने पुत्र महेंद्र को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? तो अशोक के बौद्ध गुरु बौद्ध भिक्षु उपगुप्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के कहाँ के स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया है? सारनाथ के। अगला प्रश्न है आपका, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है मित्रों, खरोष्टी कैसे लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर खरोष्टी लिखी जाती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के नगर शासन प्रबंध को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो कौन सा स्रोत है? मैगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका। इंडिका पुस्तक जो मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है वो स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस किस पुस्तक में मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है? दिव्यावदान में। दिव्यावदान में। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय सम्राट ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था? किसने करवाया था? अशोक सम्राट ने। सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अगला प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग की जाति क्या थी? तो पुष्यमित्र शुंग की जाति ब्राह्मण थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शंगु शासक ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था? तो किसने? पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिमुक ने किस वंश की नींव डाली? सिमुक ने किस वंश की नींव डाली थी? तो सातवाहन वंश की सिमुक ने नींव डाली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन वंश का दूसरा नाम क्या है? तो आंध्र वंश। अगला प्रश्न है आपका, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। अगला प्रश्न देखते हैं, चेदी वंश का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। अगला प्रश्न है, खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? खारवेल। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस नाम से प्रसिद्ध था? तो पश्चिम के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं, खारवेल किस राज्य का राजा था? तो कलिंग राज्य का राजा था। कौन? खारवेल। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहनों की लिपि क्या थी? सातवाहनों की लिपि क्या थी? तो सातवाहनों की लिपि ब्राह्मी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, खारवेल शासनकाल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हाथी गुम्फा नामक गुफा शिलालेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, डियोडोटस कहाँ का शासक था? डियोडोटस कहाँ का शासक था? बैक्ट्रिया का शासक था। अगला प्रश्न है, मिनेंडर को बौद्ध धर्म में किस बौद्ध भिक्षु ने दीक्षित किया था? किसने? नागसेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पार्सिया का अंतिम महान शासक सम्राट कौन था? तो गोडो फर्नीज था। अगला प्रश्न देखते हैं, पार्सिया का अंतिम महान सम्राट कौन था? मध्य एशिया की एक पर्यटनशील जाति थी। अगला प्रश्न है, शक कौन थे? मध्य एशिया की एक पर्यटनशील जाति। अगला प्रश्न देखते हैं, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? तो 78 ईसा पूर्व को कनिष्क का राज्याभिषेक किया गया। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत नाम का एक नया संवत किस ईसा पूर्व में शकों पर विजय से आरंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो रुद्रदामन ने किया था। अगला प्रश्न है, कुषाण कौन थे? चीन के पश्चिमोत्तर प्रदेश में निवास करने वाली यूची जाति
कुषाण थी। कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रथम शासक था कदफीस प्रथम अथवा कुजुल्फीसिस। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। अगला प्रश्न है, कनिष्क कब सिंहासन पर बैठा? तो 78 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। कनिष्क ने किसको अपनी राजधानी बनाया? तो पुरुषपुर पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। पुरुषपुर पेशावर को। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस धर्म का प्रबल समर्थक था? तो बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। अगला प्रश्न है आपका, कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के सभापति मतलब अध्यक्ष और उपसभापति कौन थे? तो सभापति थे वसुमित्र और उपसभापति थे अश्वघोष। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का राजवैद्य था आयुर्वेद का महापंडित जिसका नाम चरक था। अगला प्रश्न है, कनिष्क के युग में कौन कौन सी कला का विकास हुआ था? तो कनिष्क के कुल में गंधार कला, सारनाथ कला, मथुरा कला, अमरावती कला। अगला प्रश्न है, अश्वघोष द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहला हो गया बुद्ध चरित, दूसरा सूत्रालंकार, तीसरा सौंदरानंद। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित को बौद्धों को क्या कहते हैं? बुद्ध चरित को बौद्धों की क्या कहते हैं? रामायण कहते हैं। रामायण कहते हैं। अगला प्रश्न, कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो अश्वघोष ने। अगला प्रश्न है, कनिष्क का दरबारी कवि कौन था? कनिष्क का दरबारी कवि कौन था? तो कनिष्क का दरबारी कवि था अश्वघोष। अगला प्रश्न है, शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? तो नागार्जुन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है? भारत का आइंस्टीन। भारत के आइंस्टीन के नाम से नागार्जुन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन से विद्वान थे? तो कौन कौन से थे? अश्वघोष थे, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ सन 78 ईस्वी में किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न है, कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो 102 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम कब मगध की गद्दी पर बैठा? तो 302 ईस्वी में बैठा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने किस संवत को चलाया था? तो गुप्त संवत को चलाया था। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का प्रथम साल कब से कब तक था? तो 26 फरवरी 320 ईसा पूर्व से 15 मार्च 321 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कब से कब तक शासन किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न, हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था हरिसेन। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का कौन सा शासक वीणा वादक था? तो समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो किसको? समुद्रगुप्त को माना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है,
व्याघ्र प्रकार के सिक्कों का निर्माण किसने कराया था? तो समुद्रगुप्त ने व्याघ्र प्रकार के सिक्कों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, शक राज्य का अंत किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राज्य का अंत किया।